આ કેસોમાં અનેક પ્રવૃત્તિઓને કામ કર્યું છે. વાત કરશે અને બીજા અમારા ઇન્સાફ મસ્તી કવિને ગોવિંદભાઈ પરમાર. ગોવિંદભાઈને હું વિનંતી કરું કે સ્ટેજ ઉપર. ગોવિંદભાઈ પણ એ નરોડા પાટિયા અને બીજા ઘણા બધા કેસોમાં સક્રિય રહ્યા છે અને એ કેસોના વિશે પણ વાત કરશે. લગભગ અને ગોવિંદભાઈ લગભગ મોટાભાગના કેસોમાં એ લોકો સાથે પણ છે. કેટલાક કોમન વાત પણ આવશે અને સાથેનું વિનંતી કરું પોતપોતાની વાત. साथियों, इस साहब की परवानगी और आप लोगों की परवानगी से अपनी बात हिंदी में रखने की कोशिश करूंगा. गुजराती इतना अच्छा बोल नहीं पाता. साथियों, इंसाफ के पैनल के नीचे ये जो 2 दिन का परिचर्चा रखी गई है, जिसमें आज जो मुद्दा डिस्कस करने के लिए भी हम लोगों को मुझको और गोविंद भाई कहा गया है कि 2002 के केसों की क्या स्थिति है कोर्टों में. साथियों, 2002 में क्या हुआ ये यहाँ बैठे साथियों को बताने की जरूरत नहीं है. शायद सभी मुझसे वरिष्ठ और काफ़ी बरसों से गुजरात के इस माहौल में काम कर रहे हैं. मैं आप लोगों से उम्र में काफ़ी छोटा भी हूँ और आप लोगों को देख कर ही सीखा हूँ जो भी इस संघर्ष के अंदर. तो आप लोगों को ये बताना नहीं है कि 2002 में क्या हुआ है, बट एक लीगल प्रोस्पेक्टिव से लीगल जो हम लोगों ने 10-12 सालों की लड़त के अंदर जो देखा, वो अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हम लोग थोड़ा शेयर करेंगे कि इन 10-12 सालों में गुजरात के कानूनी मसलों को खास करके कॉम्युनलाइजेशन के जो मुद्दों से अटैच हैं, उसमें कोर्टों का क्या व्यू रहा. आज के दिन में कोर्ट अपने आप कोर्ट उनको इन मुद्दों को किस तरह से देखती है और इस लड़त में कितनी सफलता मिली और कितना हम लोग अभी भी न्याय के लिए जूझ रहे हैं. तो साथियों, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि 2002 में 4,000 से ज़्यादा राइट केसेस पूरे गुजरात में हुए, जिनमें काफ़ी लंबी लड़त के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में 2008 और 2009 में 2000 केसेस को रीओपन करने के लिए कहा, जिसमें से 1600 केसेस को कुछ रीइन्वेस्टिगेशन किया गया. लेकिन जो इसका रिजल्ट मिलना चाहिए था वो रिजल्ट उतने प्रमाण में नहीं मिला. काफी जगह पर केसेस को फिर से लैक ऑफ एविडेंस या विटनेसेस को डरा धमका कर या लालच से हॉस्टाइल कराया गया और इन सारे केसेस में हमारी जो लड़त थी उसके हिसाब से हमको परिणाम नहीं मिला. लेकिन साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट ने 9 केसेस आइडेंटिफाई किए जहां पर बड़े प्रमाण में लोगों की जाने गई थी. ऐसे 9 केसों में नरोड़ा पाटिया, नरोड़ा गांव, गुलपार, ओढ़ के दो पार्ट में ओढ़ को किया गया था. गोधरा का एक केस था. सरदारपुरा दीपड़ा दरवाजा प्रादेश का एक केस था. साथियों, नरोड़ा पाटिया का भी जजमेंट हमारे साथी गोविंद भाई हैं, वो उसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे. नरोड़ा गांव में अभी भी केस चल रहा है जहां पर जयदीप पटेल और मायाबेन जैसे लोग प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं. प्रादेश में 4 NRI के मर्डर्स हुए थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आज नरेंद्र मोदी के तलवे चाट रही है कि वो कहीं प्रधानमंत्री बन गया तो ब्रिटिश के साथ उसके रिलेशन नहीं होंगे. ये वही ब्रिटिश गवर्नमेंट है जिन्होंने एक टाइम पे वीजा देने के लिए मना किया था. उनके 4 नागरिकों को प्रादेश में मारा गया था. वो केस भी आज भी कोर्ट में पेंडिंग है. साथ साथ सरदारपुरा में एक जजमेंट आया है अच्छा, जहां पर 30 से ज्यादा लोगों को सजा हुई है. दीपड़ा दरवाजा में एक जजमेंट आया था जहां पर 21 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया था. मैं
ये केस खास इसलिए आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि ये 21 लोगों को अभी अभी गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही बेल दिया है। हमारे गिरीश भाई काफी वरिष्ठ साथी भी हैं और हमारे काफी वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात हाई कोर्ट के। वो वहाँ के जजेस के बारे में मुझसे बहुत 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 ज्यादा जानते हैं। लेकिन जब हम जवेरी साहब का वो जजमेंट देख रहे थे तो उनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो कुछ इस तरह से थे कि ये लोग पिछले 10 साल से ये यातना या प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं और इन्होंने पिछले 10 साल 11 सालों में कभी किसी के साथ कोई ऐसा एक्ट नहीं किया है कि जिससे इनको बेल देने में आए तो कोई प्रॉब्लम है। इस तरह के बहुत लॉ कैटेगरी के उनके ऑब्जर्वेशन थे। और लेकिन जब हम साथ में इसको कंपेयर करते हैं गोधरा के केस के साथ, जहां पहले तो 27 फरवरी को ये कह के पूरे गुजरात में दंगों का एक माहौल खड़ा किया कि ये गोधरा के मुसलमानों ने पाकिस्तान की आईएसआई संस्था के साथ मिलकर ये ट्रेन को चलाया है, और ये किसी और ने नहीं, गुजरात के मुखिया ने कहा था 27 फरवरी को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच के गोधरा के प्लेटफॉर्म से ये कह दिया था कि ये तो आईएसआई का हाथ है और इसमें गोधरा के मुसलमान शामिल हैं। और उन पे बाद में पोटो और फिर बाद में पोटा जैसा सख्त कानून इस्तेमाल किया गया। हम लोग जब चर्चा कर रहे हैं 12 साल के बाद वो एक प्रधानमंत्री की रेस में दौड़ा चला जा रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं काफी दिन से, मैं भी देख रहा हूँ कि उसके पोटा जैसे कानून की बात नहीं हो रही है कि जो उसने 2002 के बाद गोधरा और गोधरा के बाद कई जगहों पर गुजरात में खासकर मुस्लिमों पे जो पोटा इस्तेमाल हुआ था उसका किस तरह से गलत इस्तेमाल हुआ। अगर ये मुख्यमंत्री बनेगा तो पोटा जैसे कानून फिर से आएंगे और शायद हम लोग इस तरह से बैठ के चर्चा भी कर पाएंगे कि नहीं, वो भी एक सवाल हम लोगों के लिए भी काफी गंभीर है। तो साथियों, वही मैं कह रहा था कि तीपड़ा दरवाजा के केस में इस तरह का बेल दिया गया, लेकिन जब गोधरा के आरोपियों को पकड़ा गया तो उनपे कलम 268 लगा दी गई कि उनका ट्रायल भी जेल में चलेगा। वो 14 दिन पे जो कोर्ट पे बाहर आने की एक आजादी होती है कि 14 दिन के बाद तो बाहर का एक हवा मिलेगा, उस पे भी गुजरात सरकार ने रोक लगा दी। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उसमें कोई इंटरफेयर नहीं, बार-बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लोग गए उसमें, लेकिन वहां से उनको कोई राहत नहीं मिली। लेकिन तीपड़ा दरवाजा के जैसे केस में जहां पर 10 साल लड़ने के बाद लोगों को एक इंसाफ मिला, वहां पर हाई कोर्ट के जज का ये रवैया कि नहीं नहीं, ये इतने साल से प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे थे इसलिए इनको बेल दे देना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे जैसे लीगल एक्टिविस्ट जो लोग हैं जो कोर्टों के अंदर ये सोचते हैं कि हमें हमारे लीगल मेथड से एक्टिविज्म करके शायद कुछ लोगों के साथ कुछ इस लड़ाई के अंदर हम साथ दे सकें, वो वहां पर काफी हताशा हम लोगों के अंदर भी आती है कि अगर हाई कोर्ट के जजेस के ये अप्रोच रहेंगे तो शायद क्या होगा, वो काफी गंभीर सवाल है। तो साथियों, ये एक जस्ट मैं चर्चा कर रहा था कि ये चीज है, लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि दंगों के बाद इमीडिएट मुस्लिम लड़कों को टारगेट किया गया कोटा के नाम पर, 300 से ज्यादा लड़कों को पूरे अहमदाबाद और गुजरात में से उठाया गया और उन पे कोटा का कानून लगाया गया। कोटा के कानून में सभी हमारे साथी लड़त में उस टाइम पे साथ में थे जब कोटा को नाबूद करने की वो जो लड़त थी, और उस लड़त के तहत हम लोगों ने पॉलिटिकल भी काफी सपोर्ट किया पर्टिकुलर पार्टी को कि हाँ, ये कोटा जैसा कानून उन्होंने वादा भी किया था हमारे साथ कि हम जब सरकार में आएंगे तो कोटा के कानून को रद्द करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोटा का कानून रद्द हुआ लेकिन अपने पिछले असर से नहीं हुआ और आज भी लोग कोटा के तहत प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। वो हमारे लिए काफी दुख की बात है कि हम इतने सालों लड़ने के बाद भी कई लोगों को आज भी कोटा से बाहर नहीं निकल पाए। साथियों, तो ये एक जो कानून का इस्तेमाल कर नरेंद्र मोदी ने या हमारे मुखिया कह दो गुजरात के, जिन्होंने बहुत जुल्म किया, और साथ में उनका एक दूसरा जो पॉलिटिक्स था कि
इसके इमीडिएट बाद कोटा जैसे कानून से भी उनका दिल नहीं भरा, तो उन्होंने गुजरात में नई राजनीति शुरू की, जिस राजनीति के तहत उन्होंने ये बताना शुरू किया 2003 से उनका पहला जो टारगेट था, आप जहां बैठे उससे जस्ट थोड़ी ही दूर पे 200 मीटर दूर पे समीर खान करके जमालपुर के एक लड़के का एनकाउंटर किया और ये कहा कि ये पाकिस्तान जाके आया था और इसकी जो ट्रेनिंग थी वो लश्कर तोयबा और अलकायदा के हाथों में हुई है और इसका मेन टारगेट जो था वो नरेंद्र मोदी और वीएचपी को मारना इसका मेन टारगेट था। ये कहकर समीर खान का एनकाउंटर किया। उसके बाद सादिक जमाल भावनगर का एक लड़का था जिसके घर पे तो मैं खुद गया कि उसके घर हम लोग जब भी जाएंगे, आज भी वही सिचुएशन में उसका घर है कि हमको हमारा कमर झुका के उसके घर में एंट्री करना पड़ेगा। उसको कहा कि वो दाऊद का साथी है, लश्कर तोयबा का साथी है और उसका एनकाउंटर अगेन मोटिव जो है, मुद्दा हेतु जो बताया गया वो यही बताया गया कि प्रवीण तोगड़िया और नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आया था और हमारे पुलिस मुठभेड़ में ये मारा गया। तो ये इनकी राजनीति थी। इसके बाद इशरत जहां, सराबुद्दीन, तुलसी प्रजापति, इस तरह से कई लोगों को सिर्फ यही कारण दे देकर मारा गया कि ये नरेंद्र मोदी और बीएचपी के प्रवीण तोगड़िया को मारने आए। जैसा हमारे गिरीश भाई ने बताया कि किस तरह से कम्युनलिज्म और उसके अंदर पूरे फ्रेमवर्क के अंदर आज ये एक अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उस डेवलपमेंट में उनका क्या रोल रहा और क्या उनकी जो इनकी कार्यगुजारियां थी, इस तरह से लोगों को मारकर एनकाउंटर के नाम पर या पोटा लगाकर या दंगे करवाकर गुजरात में एक नफरत का माहौल दो कौमों के बीच में खड़ा किया और उस नफरत के माहौल के तहत वो राज कर रहे हैं। हम 2002 के पहले का जो पॉलिटिकल एक सिनेरियो देखते हैं, मैं उतना पॉलिटिकल बड़ा एनालिसिस नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं कि इसके जस्ट पहले 2 असेंबली इलेक्शन हुए थे और 2 सीटों के, और उस पर बीजेपी की बड़ी बुरी हार हुई थी और उसी लिए शायद नरेंद्र मोदी को यहाँ पर प्लान किया गया कि बीजेपी की जो स्थिति है वो गुजरात में कमजोर हो रही है, तो नफरत जो था बाबरी मस्जिद के बाद का वो कम होता जा रहा है गुजरात में, तो उस नफरत को फिर से एक चिंगारी दी जाए। उस चिंगारी के भागरूप 2002 के दंगे करवाए गए। उसी चिंगारी को और आग लगाने के लिए कोटा जैसे कानूनों का इस्तेमाल किया गया। उसी चिंगारी को और ये बताने के लिए कि नरेंद्र मोदी ही हिंदू कौम का, हिंदू राष्ट्र का बड़ा हृदय सम्राट है, वही उनका डिफेंडर्स है, ये बताने के लिए गुजरात में बार-बार कोशिश की गई, उसके लिए एनकाउंटर किए गए। ये बताया गया कि भाई अगर देखिए मैं आपका कितना बड़ा रक्षक हूँ जो मुझको मारने के लिए लश्कर तोयबा, अलकायदा और दाऊद जैसे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और रोज लोगों को भेज रहे हैं। इस तरह से कुछ एनकाउंटर करवाए गए। आज उन एनकाउंटरों की स्थिति अब सभी लोगों के सामने खुल के आ गई है, जिसमें उनके खास गृह मंत्री साहब हमारे सराबुद्दीन और कौसर बीबी को, तुलसी प्रजापति को मारने के लिए जेल जा चुके हैं। अभी वो यूपी के प्रभारी हैं और वहां यूपी जाने के बाद उन्होंने मुजफ्फरनगर में भी दंगे करवाए। तो ये इनकी राजनीति है, किस तरह से फूट डालो और राज करो, और उसमें ये विकास का एक ढोल पीटते हैं। विकास बहुत है गुजरात में। गुजरात में कम्युनलिज्म के नाम पे लोगों को इतना डरा कर रखा गया है कि लोग इनकी जो खोखला विकास है उसके सामने लोग आवाज नहीं उठाते हैं। तो ये सच्चाई जो है कि एक के बाद एक आप लोगों को दबाते जा रहे हो, लोगों को प्रेशराइज कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि इनके राज्य में सिर्फ मुस्लिमों पे अत्याचार हुए ऐसा भी नहीं है। इन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने गृह मंत्री तक को भी मरवा डाला है। हाईकोर्ट ने इस केस में जो लोग, जितने भी लोगों को आरोपी बनाया था इन लोगों ने, उन सभी लोगों को ये कह गए कि ये लोग बिल्कुल भी निर्दोष हैं और हाईकोर्ट ने उनको छोड़ा है। उनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। बट ये चीज निकल कर सामने आएगी कि अल्टीमेटली इसके पीछे जो जवाबदार हैं वो ये मुख्यमंत्री हैं। तो हम लोग की जवाबदारी जो है, जो 2 दिन से हम लोग
परिचर्चा कर रहे हो, हम लोग भी इसके अंदर सहभागी होना चाहते हैं कि सिर्फ ये 2014 का इलेक्शन में ही इसको रोकना है ऐसा नहीं है। हम लोगों को अगर इलेक्शन में आ जाता है तो उसके बाद का क्या रणनीति होगा वो भी डिस्कस करना चाहिए और आगे की रणनीति तैयार करनी है। धन्यवाद दोस्तों। ચા આવી ગઈ છે એટલે પહેલા ચા પી પછી આપણે